ओके, ए स्ट्रिंग विथ लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी कितना मतलब क्या दे रखा है, न्यू दे रखा है, न्यू इज 5 इंटू 10 की पावर -2 केजी पर मीटर, केजी पर मीटर, इज अंडर द टेंशन ऑफ 80 न्यूटन। जो टेंशन टी है स्ट्रिंग में वो 80 न्यूटन का है। हाउ मच पावर मस्ट बी सप्लाइड टू द स्ट्रिंग टू जनरेट साइनोसाइडल वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल टू 60 हर्ट्ज की वेव को जनरेट करने के लिए उस वायर को कितनी एनर्जी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, पावर देनी पड़ेगी। एम्पलीट्यूड दे रखा है, द एम्पलीट्यूड इज, जो वेव का एम्पलीट्यूड दे रखा है दैट इज द 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। बेटा फॉर्मूला क्या था पी एवरेज का, पी एवरेज का फॉर्मूला था 1/2 ओमेगा, सॉरी क्या था 1/2 न्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, म्यू नहीं था बेटा, ये स्पीड ऑफ द वेव वी नॉट थी, ठीक है, याद रखिएगा। मैं म्यू और न्यू में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, ये न्यू और वी नॉट था, तो दैट इज द स्पीड ऑफ द वेव वी नॉट, ठीक है। करेक्शन कर लीजिए आगे, वो न्यू फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो इस स्ट्रिंग में वो वेव जनरेट करने के लिए कितना पावर पी जनरेट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की दे रखी है, ठीक है। ये कितना हो गया, 1/t की वैल्यू 60 हर्ट्ज हो गई, तो ओमेगा इक्वल टू हो गया, कितना हो गया 2 पाई इंटू न्यू हो गया, तो दैट इज द 2 पाई इंटू 60, 120 पाई। क्लियर हुआ, 120 पाई हो गया यहां पे, ओके। ओमेगा की वैल्यू आ गई। एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है उसने, एम्पलीट्यूड दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, दिस इज द एम्पलीट्यूड। तो व्हाट इज द वी नॉट, वी नॉट इक्वल टू √t बाई न्यू, ठीक है। तो वी नॉट स्पीड ऑफ द वेव कितना हो जाएगा 80 बाई म्यू की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -2, तो म्यू वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 इंटू 10 की पावर 2 बाई 5। तो यहां से आप वी नॉट को सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हाट इज द वी नॉट, वी नॉट इक्वल टू 80 बाई 5, तो आप ये कर सकते हैं बाई 10/2, तो ये 2 हो गया, 2 से कट गया 16, तो वी नॉट इक्वल हो गया 1600 का अंडर रूट, तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ द वेव इज 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज पावर डिलीवर, पी एवरेज इक्वल हो जाएगा 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू 5 इंटू 10 की पावर -2, 5 इंटू 10 की पावर -2, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, ओमेगा की वैल्यू आई 120 पाई, 120 पाई इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 6 इंटू 10 की पावर -2, 120 इंटू पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर आया ए की वैल्यू आई आपकी 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर इंटू वी नॉट, वी नॉट इज व्हाट 40, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका वॉट में आ जाएगा।
आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 512 वॉट। इसको सॉल्व करेंगे आप। याद रहेगा ना? सब कर रहा हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन काफी अच्छा है। दो वेव्स हैं, उनके ग्राफ दे रखे हैं उन्होंने। एक वेव ये है और दूसरी वेव है ये, ठीक है? एक वेव ये है और दूसरी वेव है ये। साफ साफ दिख रहा है, इस नीचे वाली वेव का फुल टाइम पीरियड ऊपर वाली वेव का हाफ टाइम पीरियड के बराबर है। जब ऊपर वाली वेव हाफ कंप्लीट होती है उतने टाइम में छोटी वाली वेव एक पूरी वेव कंप्लीट हो जाती है, ठीक है? ऊपर वाले का एम्पलीट्यूड दे रखा है 5 दे रखा है, नीचे वाले का एम्पलीट्यूड दे रखा है 2, ठीक है? क्वेश्चन है टू वेव्स इन द सेम मीडियम आर रिप्रेजेंटेड बाय YT ग्राफ। दिस इज द Y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस वेव को रिप्रेजेंट किया गया है। फाइंड रेशियो ऑफ देयर एवरेज इंटेंसिटी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एवरेज इंटेंसिटी? तो आप इसको, इसकी इंटेंसिटी को मान लीजिए I1 और उसकी इंटेंसिटी को मान लीजिए I2। तो वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 बाई I2। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना था उसमें? रो आया था, आई एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था आपका 1/2 रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, स्पीड ऑफ द वेव, ठीक है? अच्छा, मैंने माना कि इसका टाइम पीरियड कितना हुआ, इसका टाइम पीरियड हुआ t, अंदर वाली वेव का। तो ऊपर वाली वेव का टाइम पीरियड कितना हुआ, 2t हुआ क्या? जितनी देर में ये एक वेव कंप्लीट हो रही उतनी वेव में वो आधी वेव कंप्लीट हो रही केवल। तो अगर नीचे वाली का टाइम पीरियड t तो ऊपर वाली का टाइम पीरियड कितना हो गया, 2t हो गया। तो अगर नीचे वाली का टाइम पीरियड था t तो बड़ी वाली का टाइम पीरियड कितना हो गया, 2t हो गया। तो ओमेगा 1 कितना हो गया, 2 पाई बाई टी, एंड ओमेगा 2 कितना हो गया, 2 पाई बाई 2t, ठीक है? तो व्हाट इज द I1? I1 इक्वल टू 1/2 रो। मीडियम सेम है इसलिए उनकी डेंसिटी भी सेम होगी, मटेरियल की डेंसिटी भी सेम होगी। यहां पे मास पर यूनिट की बात नहीं आ रही है। वो कह रहा है ना क्वेश्चन में इन द सेम मीडियम, तो इसका मतलब मीडियम डेंसिटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो उसका डेंसिटी दोनों वेव्स के लिए सेम होगी। ए स्क्वायर, तो पहले वाले का इसका एम्पलीट्यूड कितने का है, 2 का स्क्वायर, और उसका ओमेगा कितना है, 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू वी। अच्छा, मीडियम सेम है, मीडियम सेम है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ वेव भी सेम ही होगी, ठीक है? मीडियम सेम है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ द वेव सेम होगी। और I2 कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 रो इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 पाई बाई 2t का स्क्वायर इंटू वी। रेशियो ले लिया आपने, दोनों का रेशियो ले लिया तो I1 बाई I2 आ जाएगा। क्या क्या कट गया, 1/2 कट गया, रो बाई रो कट गया, ये आया तुम्हारा 4/25 इंटू 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये 4 ऊपर चला गया। तो I1 बाई I2 कितना आया, I1 बाई I2 आया आपका 16/25
25. ओके, तो दोनों की इंटेंसिटी जो है द रेशियो इज द 16/25. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा. एग्जाम्पल नंबर वॉट एवर, लेट्स दिस इज पेन एग्जाम्पल नंबर. नोट कीजिए इसको. दो बजे कैन लगाए पानी. नोट हो गया. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बेटा. विनीत, तेजल, ध्रुव, संजना, समझ में आया क्या? विनीत, तेजल, ध्रुव, संजना, समझ में आया क्या? यस सर. ओके ओके. ओके, आपको बताया था कि अगर एक वेव इस साइड जा रही है और इक्वेशन ऑफ द वेव हो गया y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी वेव इधर से यूं आ रही है. इसका इक्वेशन हो गया y1. ठीक है. नहीं, मान लो दूसरी वेव भी ऐसे जा रही है, तो अगर वेव इस साइड जा रही होगी तो क्या हो जाएगा, एक्स के सामने निगेटिव आएगा, तो y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेम एम्पलीट्यूड a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एक एक्स्ट्रा फेज फाइव से जा रही है. तो इनका जब रिजल्टेंट निकालते थे तो क्या करते थे, y रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2. तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करते थे, हम जाते थे फेजर डायग्राम में. लेट द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज a1 एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव इज a2. ठीक है. a1 इस साइड हो गया और a2 वेव इधर हो गई. कितना एक्स्ट्रा फेज बना रही है, पाई का एक्स्ट्रा फेज बना रही है क्या, पाई का एक्स्ट्रा फेज बना रही है. तो ये a2 हो गया और ये a1 हो गया. तो यहां से आप पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते थे. तो रिजल्टेंट वेव क्या हो जाती थी, ए रिजल्टेंट कितना है, ए रिजल्टेंट क्या हो गया, ए रिजल्टेंट हो गया इन दोनों का वेव से जो y2 रिजल्टेंट आ रहा है ना उसका एम्पलीट्यूड. और वो कैसे हुआ था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव, यह आया था. ठीक है. अब रिजल्टेंट वेव एक एंगल
थीटा से लीड कर रही ना A1 को, तो कितना एक्स्ट्रा फेज से लीड कर रही, तो उसके लिए आपने क्या किया था, ट्रायंगल रूल लगाया था। ये A2 है तो क्या हुआ, ये भी तो A2 हो गया था पैरेललोग्राम में, A2 अगर ये फाई है तो ये भी फाई हो गया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई A2 cos फाई, और ये कितना हो जाएगा A2 sin फाई। ठीक है, तो अब अगर ये थीटा निकालना है तो थीटा निकालोगे क्या देखोगे, ये वाला ट्रायंगल देखोगे ना। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू दिस बाय दिस, A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। तो अभी मुझे रिजल्टेंट वेव लिखनी है, तो मैं लिखूंगा y रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो मैं इसको यहां पे AR लिख दे रहा हूं। ठीक है, लेकिन AR क्या होगा, AR ये वाला टर्म होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एच प्लस कितने से लीड कर रहा है, थीटा एंगल से लीड कर रहा है ना, थीटा। अब थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वो वैल्यू रख दोगे आप वहां पे। ठीक है, तो जहां पर अभी क्या है, जहां पे ए रिजल्टेंट कितना आया था, ए रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई एंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स A2 sin फाई अपॉन A1 प्लस A2 cos फाई। कुछ बच्चे इस चीज को याद कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप याद कर सकते तो ठीक है, नहीं तो इस कॉन्सेप्ट देख के चलो कि किस तरह से निकालना है उसको, तो ऑन द स्पॉट एटलीस्ट अगर मान लो आपको चीज में याद नहीं आ रही या फिर अगर आप कंफ्यूज हो तो उसको मैथमेटिकल तरीके से, उस लॉजिकल तरीके से उसको सॉल्व करके उसको वहां पे ऑन द स्पॉट निकाल सको। ठीक है, मुझे नहीं याद है, मेरे को अगर इस क्वेश्चन निकाल के देगा तो मैं ऑफकोर्स इस तरह से निकाल के करूंगा, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हो याद करने में तो आप याद भी कर सकते हो। देखो, दो वेव्स सुपरपोज तभी करेंगे जब उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई बाई टी एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी। तो ऑफ कोर्स मैं कहता हूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है या फ्रीक्वेंसी सेम है तो एक ही बात है, क्योंकि 2 पाई इज द कांस्टेंट फॉर बोथ। ठीक है, दो वेव्स सुपरपोज तभी करती हैं जब उनकी फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो। एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम कहना या फ्रीक्वेंसी सेम कहना एक ही बात है। क्यों, अगर मैंने बोल दिया ना, देखो क्या, ω1 इक्वल टू ω2, ये क्या हुआ 2 पाई बाई टी 1 इक्वल टू 2 पाई बाई थी 2 हो गया ना, ये कट गया, तो 1 बाई T1 इक्वल टू 1 बाई T2 इक्वल टू μ1 बाई μ2। मैं बता ही क्यों रहा हूं इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सिंपल है ना। अगर मैंने बोला कि अगर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दो वेव सुपरइम्पोज तभी कर पाएंगी जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। क्लियर, दो वेव सुपरइम्पोज ही तभी करेंगी जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ द वेव आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ द वेव का 1/2 रो डेंसिटी, रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर नहीं था, केवल वी स्पीड। ठीक है, तो अगर एक वेव कितनी थी, y1 इक्वल टू कितना हुआ था, A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
और y2 क्या आया था, y2 आया था आपका a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस प्लस डेल्टा बोलते हैं ना इसको, फेज डिफरेंस वहां पे डेल्टा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फाई 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 का एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता था कि अगर ये A1 है और ये A2 है तो रिजल्टेंट क्या आया, ए रिजल्टेंट इक्वल टू आया A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई, ठीक है। तो इसकी रिजल्टेंट की इंटेंसिटी, अब वी नो दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एंड दैट इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिजल्टेंट आल्सो, क्योंकि वहां पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई का टर्म आता है, प्लस थीटा का टर्म आता था रिजल्टेंट में। रिजल्टेंट में जब लिखते हो तो क्या लिखते थे, ए रिजल्टेंट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा लिखते थे ना, तो ओमेगा वाला टर्म सेम आ रहा है, तो ओमेगा उसका वही आ रहा है जो इसका आ रहा है, इसका आ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो वेव तभी सुपरइम्पोज हो सकती है जब उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो या फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव क्या आएगा, तो तुम क्या करो बेटा, यहां पे स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करके तो कितना हो गया, ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई। अब वी नो दैट द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शन टू द ए स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर ना, यह देखो ना इंटेंसिटी। अब यहां पे क्या है, इसकी वेव की फ्रीक्वेंसी, इसकी वेव की फ्रीक्वेंसी और इसकी वेव की फ्रीक्वेंसी सब सेम होगी, ठीक है। मटेरियल एक ही है, म्यू सेम होगा, अगर मटेरियल एक ही है तो उसमें स्पीड ऑफ द वी, वेव की स्पीड भी सेम होगी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे इसको इस तरह से लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं I इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू के। के में क्या लिख रहा हूं मैं, के में लिख रहा हूं 1/2 रो ओमेगा स्क्वायर इंटू वी नॉट, क्लियर गया। तो के एज ए कांस्टेंट सबके साथ रहेगा ना वहां पे, ये तो मटेरियल की डेंसिटी तो कांस्टेंट होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तीनों वेव की कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ द वेलोसिटी तीनों वेव में कांस्टेंट होगी। तो क्या हुआ यहां पे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए स्क्वायर, तो I रिजल्टेंट इज व्हाट, I रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए रिजल्टेंट का स्क्वायर, बोलो। I1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A1 का स्क्वायर, I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A2 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, आई रिजल्टेंट इक्वल टू आई रिजल्टेंट, अब इसको ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, आई रिजल्टेंट के प्रोपोर्शन में है ना, तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, और यहां पे कितना है, यहां पे A1 है, तो दैट इज द प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2 इंटू कॉस फाई, लिख सकते हो ना, कांस्टेंट सबके साथ आएगा, के वो कट जाएगा, ठीक है। देखते हुआ ये हो गया ना, I इक्वल टू के ए स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, ए स्क्वायर इक्वल टू है I बाई के, ठीक है। तो अगर ये यहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो क्या हो गया, देखो यहां पे हो जाएगा ए आर स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या हुआ, आई रिजल्टेंट बाई के, ए आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आई रिजल्टेंट बाई के प्लस इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 बाई के प्लस I2 बाई के प्लस 2 टाइम्स I1 बाई अंडर रूट K1 इंटू I2 अंडर रूट I2 बाई K2, अंडर रूट क्यों आया, देखो वहां पे केवल A है ना, तो अगर यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू दिस, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू अंडर रूट आई बाई के आएगा ना,
टू cos phi, ठीक है। I resultant by k equal to what? I1 by k plus I2 by k plus 2 times under root I1 under root I2 by k, k1 k2 नहीं लिखेंगे, वो k ही आएगा, k is the constant for everyone ना, into cos phi। तो रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या आया? I resultant equal to I1 plus I2 plus 2 times under root I1 under root I2 cos phi, where phi is the phase difference between the two waves, ठीक है। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आया था? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया था आपका ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A1 A2 cos phi। क्या हुआ ध्रुव, बोर्ड ब्लर है क्या? ध्रुव, एक मिनट बेटा, मैंने आपका मैसेज अभी पढ़ा, एक मिनट दीजिए मुझे। बोर्ड ब्लर आ रहा है ध्रुव को, एक मिनट ध्रुव। ध्रुव अभी क्लियर है क्या? ध्रुव अभी क्लियर है क्या? ध्रुव बेटा एक काम करो ना, आप इसको एग्जिट करके रीज्वाइन करो एक बार। इधर से सब क्लियर है? गर्मी ज्यादा हो रही है ना यहाँ पे, कूलर लगाना लगा देता हूँ। बहुत गर्मी है ये है। ध्रुव क्लियर हुआ? ओके ओके।
So when the intensity will maximum, when cos pi equal to 1, cos pi जब 1 होगा तब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी ना, तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी कब होगी मैक्सिमम? फॉर्मूले को देखो, तो व्हाट द फॉर्मूला सेज, I resultant equal to I1 plus I2 plus under root 2 times under root I1 under root I2 into cos pi, ठीक है। तो I1 I2 इज प्रोपोर्शन टू a स्क्वायर। तो यहां पे क्या हुआ, अगर cos pi अगर 0 a cos pi इक्वल टू 1 हो जाए तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, I रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 इंटू कॉस 1, ठीक है। तो व्हाट इज द I रिजल्टेंट, I रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिनिमम कब होगी, ये मिनिमम होगी तब जब cos पाई इक्वल टू -1 होगा। तो -1 कब होगा, जब पाई इक्वल टू पाई होगा। तो इसका मतलब अगर एक वेव आई A1 इस साइड है और A2 भी इसी साइड है, तो इंटेंसिटी A रिजल्टेंट A मैक्स होगी। A रिजल्टेंट A मैक्स होगा, तो उस टाइम A मैक्स होगा तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शन टू A मैक्स का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी उस केस में क्या हो जाएगा, I मैक्स हो जाएगा। अब अगर ये अपोजिट हो जाएंगे, अगर ये A1 है और इस साइड वो A2 है, अपोजिट इंटेंसिटी क्या हो गया, तो A1 माइनस A2 हो गया क्या, A1 माइनस A2 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। तो व्हाट इज द I मैक्स इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। व्हाट इज द I मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटा। ओके, अब यहां पर इंटेंसिटी के टर्म में मैं 2 टर्म बता रहा हूं आपको, याद रखिएगा उसको। डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस इज इक्वल टू होता है डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न होता है इक्वल टू I मैक्स माइनस I मिन अपॉन I मैक्स प्लस I मिन इंटू 100। डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस ये याद कर लीजिए फॉर्मूला, ये कभी कभी पूछ दिया जाएगा। तो I मैक्स माइनस I मिन अपॉन I मैक्स प्लस I मिन इंटू 100, दिस इज द डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस, या फिर हम इसे कहते हैं डिग्री ऑफ हेयरिंग। किस डिग्री की साउंड आपको हेयर कर सकती है, किस मैक्सिमम इंटेंसिटी और लोअर इंटेंसिटी में क्या रेशियो हो सकता है, तो किस डिग्री की साउंड आपको 2 इंटरफेरेंस से मिल सकती है। तो दैट इज द डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस ऑल्सो, एंड दैट इज इक्वल टू I मैक्स माइनस I मिन
अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन इंटू 100, ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है? ठीक है, क्वेश्चन आपसे वो डायरेक्ट यही पूछेगा, व्हाट इज द डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आपको वो याद रखना है कि डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस अपॉन मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटू प्लस मिनिमम इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है? If ratio of the maximum and minimum resultant intensity of two interference wave आगे पीछे बैठ जाओ बेटा, उधर गर्मी लग रही है एक्चुअली, आगे पीछे बैठ जाओ। है ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी resultant intensity of two interference waves traveling in the same direction is 9/4। ये बोला I max by I min, I max by I minimum का रेशियो जा रहा है आपका 9/4। तो कह रहा है व्हाट इज द, देखो क्या हुआ, दो वेव्स थी, एक की इंटेंसिटी I1 थी और दूसरे की इंटेंसिटी I2 थी, ठीक है? आई मैक्स तुम्हें क्या मिल रहा है, आई मैक्स बाई आई मिन का जो रेशियो मिल रहा है वो 9/4 मिल रहा है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द वेव्स I1 और I2 क्या होगी, ठीक है? दो वेव्स हैं जिनके इंटरफेरेंस से आई मैक्स तुम्हें इतना मिल रहा है, आई मिनिमम इतना मिल रहा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटरफेरेंस वेव्स। So what is the I max? I max equal to under root I1 plus under root I2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर I मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू 9/4। तो यह हो जाएगा अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 इक्वल टू 3/2। अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 इक्वल टू 3 अंडर रूट I1 माइनस 3 अंडर रूट I2 इंटू 2, ठीक है? तो 2 अंडर रूट I1 और 2 अंडर रूट I2, तो इसको आप इस साइड ले आए या फिर उसको इस साइड ले गए तो कितना हुआ, आपका हुआ अंडर रूट I1 और उसको इस साइड ले आए तो कितना हुआ 5 अंडर रूट I2। ये हुआ क्या, ठीक है? ठीक है, तो व्हाट इज द अंडर रूट I1 बाई अंडर रूट I2, अंडर रूट I1 बाई अंडर रूट I2 इक्वल टू 5/1। तो अंडर रूट आपने स्क्वायर कर दिया तो I1 बाई I2 इक्वल टू व्हाट 25/1, 25/1। तो उसमें जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो 25 की हो रही होगी और मिनिमम इंटेंसिटी जो हो रही होगी वो 1 की हो रही होगी। ये बेटा जेई का क्वेश्चन है ध्रुव, जेई मेंस का क्वेश्चन था ये। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो क्वेश्चन फिर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। वेब का असाइनमेंट मिल चुका है ना आप लोगों को, ग्रुप पे दिया था ना वेब का असाइनमेंट। ध्रुव, तेजल, विनीत, संजना, असाइनमेंट मिला है ना आपको वेब का?
अरे ग्रुप पे डाला था ना बेटा, अभी नहीं डाला? ठीक है, आज डाल दूंगा। अभी डाला नहीं है क्या? ठीक है, आज डाल दूंगा। ओके, 2 वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट, 2 वेव है, दोनों की इंटेंसिटी है आई नॉट एंड आई नॉट। आई नॉट आर डिस्टर्बिंग disturbing the same medium, disturbing the same medium. Find resultant intensity of the at that point where the phase difference is 2 pi, ये वाला ऑप्शन है 2 pi, बी में है पाई, सी में है पाई बाई 2 एंड डी में है 2 पाई बाई 3। आपको बताना है कि उसकी इंटेंसिटी क्या होगी अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस हो 2 पाई का, फिर वो पाई का, फिर पाई बाई 2 का हो, 3 पाई बाई 2 का हो, 2 पाई बाई 3 का हो। एक क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। I resultant equal to what? I1 plus I2 plus 2 I1 I2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos पाई, यही फॉर्मूला यूज करोगे ना। तो पहले में cos पाई की वैल्यू कितनी लगी? 2 पाई। तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 से ग्राफ चालू किया, इस साइड आया ना, तो वैल्यू ऑफ द cos 2 पाई +1। ये 0 पे क्या हुआ? cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी? 0, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1 एंड cos 3 पाई बाई 2 नहीं, cos पाई की वैल्यू हो जाएगी -1, cos 3 पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी अगेन 0 एंड cos 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी +1। ओके ओके, तो यहां पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स I2 इंटू cos 2 पाई, वैल्यू ऑफ द cos 2 पाई इज 1। आई रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई रिजल्टेंट हो जाएगा तुम्हारा I1 अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। यही हुआ ना? ठीक है, तो अंडर रूट I1, अब दोनों की इंटेंसिटी उसने सेम बोल रखी है ना, तो व्हाट इज द अंडर रूट I1 एंड इक्वल टू I2 इक्वल टू I0 बोल रखा है उसने, ये तो बोल रखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा?
आई रिजल्टेंट इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स अंडर रूट आई नॉट का स्क्वायर, तो दैट इज द 4 आई नॉट। आई रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 4 आई नॉट। अगर एक की इंटेंसिटी है आई, दूसरे की इंटेंसिटी है आई, तो द रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज द 4 आई नॉट। ठीक है। दूसरा वाला केस क्या हुआ, दूसरा वाले केस में उसने बोल रखा है एंगल इज पाई, तो एंगल इज पाई में क्या हो जाएगा, व्हाट इज एंगल इज पाई, तो दैट इज द अंडर रूट आई नॉट प्लस अंडर रूट आई नॉट माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट आई नॉट अंडर रूट आई नॉट, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई नॉट माइनस अंडर रूट आई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। तो जब इंटेंसिटी उनके बीच में, एंगल उनके बीच में पाई का होगा, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है। दूसरा वाला केस क्या है, व्हेन एंगल इज पाई बाई 2 ना, पाई बाई 2, तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट प्लस 2 आई नॉट कॉस पाई बाई 2, द वैल्यू ऑफ कॉस पाई बाई 2 इज 0। ठीक है। आई रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई नॉट प्लस आई नॉट, सॉरी ये आई नॉट, ये इसके ऊपर आई नॉट होगा ना, ये आई नॉट हुआ, ये आई नॉट हुआ, दैट इज अंडर रूट नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस आई नॉट। व्हेन एंगल इज पाई बाई 2 द इंटेंसिटी इज ट्वाइस आई नॉट। व्हेन द एंगल इज 3 पाई बाई 2, तो कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी क्या, कॉस पाई बाई 2 पे बोला है ना, कॉस पाई बाई 2 पे, कॉस पाई बाई 2 पे बोला है ना, हाँ कॉस पाई बाई 2 पे, कॉस 3 पाई बाई 2 पे, कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी ना, कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी ना, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है और कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू अगेन 0 है ना, तो अगेन 2 आई नॉट वैल्यू हो जाएगी ना। कॉस 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 3, हाँ, तो cos 3 पाई बाई 2 पे अगेन उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इंटेंसिटी ट्वाइस आई नॉट हो जाएगी। ओके, जब उसने एंगल थीटा इक्वल टू बोला है 2 पाई बाई 3, तब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जब फेज डिफरेंस 2 पाई बाई 3 हुआ तब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो अगेन आप फॉर्मूले पे यूज करेंगे, 2 पाई बाई 3 पूछा है ना, तो आई रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट प्लस 2 आई नॉट अंडर रूट आई नॉट इंटू कॉस 2 पाई बाई 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हुई ध्रुव, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी हुई, कॉस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू कितना हुआ, cos 120 हुआ, and that is cos 90 plus 30 and that is equal to sin minus sin 30 and that is equal to minus 1 by 2, minus 1 by 2 हुआ। cos देखो कैसे हुआ बेटा, अब ये को आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, ये हाई स्कूल में था, cos 120 को आप क्या लिख सकते हो, cos 90 plus 30 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, cos 90 plus थीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस sin थीटा हो गया। What is the value of sin 30? Minus 1 by 2 minus 1 by 2, तो यहां पे कितना हो जाएगा बेटा, यहां पे हो जाएगा आई नॉट प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट आई नॉट इंटू कॉस 30 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 1 by 2, आई नॉट प्लस आई नॉट माइनस सॉरी कॉस 120 ना, and that is equal to minus 1 by 2, that is a minus I naught minus twice I naught by 2, तो 2 से 2 कट गया, तो यह हुआ I naught प्लस I naught माइनस I naught, ये कट गया इंटेंसिटी, तो I रिजल्टेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, I naught की इंटेंसिटी हो जाएगी ओनली।
जब उनके बीच में एंगल 120 होगा तो इंटेंसिटी इज द आई नॉट। ओके, मैंने आपको लास्ट में यानी आज से पहले जो सबसे नथिंग इज विजिबल ऑनलाइन क्लास करने में प्रॉब्लम हो रहा है। संजना, ओके बेटा। संजना, आपके घर पे नेट का इश्यू है। अब 20 मिनट। बाकी लोगों को विजिबल है? विनीत, तेजल, ध्रुव, क्लियर है? ओके, ध्रुव क्लियर है। विनीत, ओके, तेजल को भी क्लियर है। विनीत क्लियर है? ओके बेटा। संजना, आपके घर पे नेट कनेक्शन स्लो है। क्या करूं मैं बेटा आपके लिए? एक काम करता हूं, आप अगर जैसे ब्लर हो जाया करे ना तो मीटिंग से एग्जिट हो जाया करो और उसको रीज्वाइन किया करो, ठीक है? बाकी हम रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, हम तुम्हें भेज देंगे, ठीक है? इन केस अगर वो ब्लर हो गया है तो उसको एग्जिट करके रीज्वाइन करो, तो वो क्लियर होगा बहुत कुछ। ओके, ठीक है। बाइक को बंद कर दिया यार दरवाजा। ओके, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द वेव। मैं बेटा एक दो चीजें गलत बता गया था, उसको करेक्शन कर लेते हैं। तो पहले जो किया था ना उसमें इक्वेशन में मुझसे गलत हो गया था, ठीक है? तो उसको करेक्शन कर लेते हैं। एक वेव, सुनिए, सबसे पहले कुछ चीजें याद रखिए। एक वेव है और ये इस मीडियम से उस मीडियम में जा रही है, ठीक है? कैसे जा रही है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो जैसे ही रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही होगी, ठीक है, तो अगर वेव या किसी भी तरह की लाइट वेव, साउंड वेव, कोई भी वेव है, ठीक है, कोई भी वेव है, अगर वो मीडियम चेंज कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जा रही है, तो क्या चेंज नहीं होता? याद रखना, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है? वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब भी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ठीक है? ठीक है, अगर एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो पहला याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक वेव है, वो जा रही है और दीवार से टकराई, ये जा रही है, दीवार से टकराई, तो क्या हुआ था? ये उल्टा आ गया था ना, वेव की इक्वेशन उल्टी हो गई थी ना, ठीक है? तो मैंने कहा था अगर ये वेव जो इस साइड जा रही है, द इक्वेशन ऑफ द वेव y इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स है,
तो इधर से जो वेव आ रही होगी ना, उसकी वेव की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू a2, एम्पलीट्यूड हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि उस जैसे ही क्या हुआ, उसने वहां पे अपनी एनर्जी को वहां पे डंप किया, तो पूरी एनर्जी नहीं रिफ्लेक्ट होगी, थोड़ी कम एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, तो हो सकता है कि एम्पलीट्यूड पहले से थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, अगर मान लो ये कि उसने अपनी पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर दी, तो एम्पलीट्यूड इस केस में सेम रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी, ये माइनस के एक्स था, तो वेव अब इधर आई तो क्या हो जाएगा, प्लस के एक्स हो जाएगा ना, प्लस ये वेव रिवर्स हो गई तो प्लस यहां पे एक फेस एंगल फाई का सम आ जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड वेव जो है उसकी इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाई, फाई याद रखिए। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसका मतलब ओमेगा भी सेम रहेगा। ठीक है, A2 क्या हो जाएगा, A2 इज द एम्पलीट्यूड, वो कम ज्यादा हो सकता है, अगर उसने पूरी एनर्जी डंप कर दी उस साइड तो हो सकता है वो ओके बेटा समझना, ओके। तो अगर उसने अपनी पूरी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया तो A2 इक्वल टू A1 हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा यहां पे थी, यहां पे भी था, यहां पे K था, यहां पे हो सकता है वो K1 हो जाए, बिकॉज व्हाट इज द K इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा ना, तो वेवलेंथ हो सकता है छोटी हो जाए, तो वेवलेंथ अगर छोटी हो गई तो K की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, अगर वेवलेंथ बड़ी हो गई तो K की वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो K चेंज हो सकता है, लेकिन क्या क्या चेंज नहीं होगा, ओमेगा चेंज नहीं होगा बेटा, याद रखना इस कॉन्सेप्ट को। अगर एक मीडियम वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो ओमेगा यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, पहला केस ये है, वेव रेयर से डेंसर में जा रही है। ठीक है, दूसरा केस ये है, वेव डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। ठीक है, वेव इधर जा रही है, पहला केस ये है। ठीक है, और दूसरा केस ये है, तो जो वेव जा रही है वो वेव की इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, और यहां से जो इक्वेशन जा रही है वो भी जा रही है, मान लो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। वेव यहां से टकराई इससे, जब ये टकराई उससे तो कुछ एनर्जी उस वाले पार्ट में चली जाएगी, चलिए ना, और कुछ वाली एनर्जी रिटर्न आ जाएगी। तो जो रिटर्न आ रही है उसका एम्पलीट्यूड हो सकता है पहले से कम हो जाए, जो इक्वेशन आ रहा है y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 साइन ओमेगा चेंज नहीं होगा तो ओमेगा एज इट इज प्लस के एक्स, क्यों इधर आ रही है वेव तो प्लस के एक्स हो जाएगा प्लस 5। ये हो गई इक्वेशन। ठीक है, और इधर जो वेव जा रही है तो उसकी इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू a3 साइन, तो वेव इधर से इधर आई है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ओमेगा टी माइनस, माइनस क्यों, वेव अभी भी इस साइड जा रही है, वेव की एनर्जी का कुछ पार्ट अभी भी इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो वेव नंबर चेंज हो सकता है, तो k2x ये हो गया, क्या k2x हो गया। वेव इस साइड से इस साइड जा रही है तो क्या हो जाएगा, वेव इस साइड से इस साइड जा रही है तो ये वेव एज इट इज रिटर्न आ जाएगी विदाउट चेंजिंग द फेज एंगल, और उधर
एक वेव की एनर्जी इस साइड जा जाएगी। देखो ज्वाइंट से टकरा के ना वेव का कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी और कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक वेव जो इस साइड जा रही होगी उसकी एक अपनी अलग इक्वेशन होगी, इसकी अपनी एक अलग इक्वेशन होगी। इंसिडेंट वेव मैंने क्या मानी है, इंसिडेंट वेव मैंने ये मानी है, ठीक है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ठीक है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये वेव इस साइड आ रही है। अभी देखो क्या हुआ, ये जिस तरह से गई थी उसी तरह से वापस आ गई। जब वेव रिवर्स हुई थी तो फाई का फेज एंगल आ गया था, जब वेव रिवर्स नहीं हुई तो फाई का फेज एंगल नहीं आएगा। तो अभी यहां पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, जो रिफ्लेक्ट होके आ गई, के 1x हो जाएगा। ओमेगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा तो सेम रहेगी, के इक्वल टू अब के लैम्डा 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से जब वेव इस साइड आई तो हो सकता है वेवलेंथ कुछ छोटी हो गई हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, के 1x, ओके, याद रहेगा, ओके। और ये इस साइड जो वेव आ रही है वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए टू साइन, और वेव ऐसे ही निकल गई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ओमेगा टी माइनस के टू एक्स, वाई माइनस, क्योंकि वेव अभी भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। दिख रहा है क्या बेटा आपको, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, ये वाला दिखा ना, ये वाला दिखा। इस वाली वेव की इक्वेशन लिख रहा हूं, इस वाली वेव की इक्वेशन लिख रहा हूं। तो वेव उस साइड गई तो एम्पलीट्यूड कुछ कम हो गया, तो y इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स, जो वेव उधर गई, ठीक है। ओके, इस पॉइंट को याद कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास आपकी इसी पॉइंट के आगे होगी। ओके, आज के लिए इतना बहुत है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। असाइनमेंट में भेज देता हूं, ठीक है। संजना बेटा मैं थोड़ी देर में कॉल करूंगा आपको, ठीक है, ओके। नहीं, कल भाइयों है ना तुम्हारा। ओके बेटा, कल इसके आगे लेक्चर करेंगे, कल बायो क्लास भी है आपका। चलिए भाई, संजना मैं कॉल करता हूं आपको।